Hello everyone, I am Dr. Anita Soni and today we will discuss all about basic accounting terms. So let's start. The first term is business transaction. Any activity that affects financial position of the business and which can be measured in terms of money is called as business transaction. कोई भी ऐसा इवेंट और हैपनिंग जो कि हमारे बिजनेस की आर्थिक स्थिति को किसी भी तरीके से प्रभावित करती हो और उसे हम पैसे में मेजर कर सकें तो हम इसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी भी प्रकार की अपने बिजनेस में एक्सपेंसेस पे किए हैं या गुड्स सोल्ड की हैं या गुड्स परचेज की हैं, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ और इवेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की आर्थिक पोजीशन को, आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेकर चलेंगे. राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000. इसी एग्जाम्पल की बेस में हम बाकी के टर्म्स भी समझेंगे. तो ये एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है क्योंकि राम ने बिज़नेस में 20,000 दिए हैं और 20,000 से जो बिज़नेस की आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हुई है. तो दिस इज़ कॉल्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर. Now next is account. Account refers to a summarized record of relevant transaction of particular head at one place. जितने भी अकाउंट हैं उन सभी की एक समरी आप बनाते हो. जितने भी ट्रांजैक्शन है उन सभी की समरी अकाउंट की रूप में बनकर आती है. अकाउंट्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं. इसकी दो साइड्स हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. अब अगर हम बात करें डेबिट और क्रेडिट की, ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनकी एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है, पर डेबिट का जो एब्रीविएशन है वो है DR और जो क्रेडिट का एब्रीविएशन है वो है CR. और जो वर्ड डेबिट और क्रेडिट हैं ये लैटिन वर्ड से बने हैं. जैसे डेबिट बना है डेबिटर से और क्रेडिट बना है क्रेडर से. लेकिन हम अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का कभी भी डेटर और क्रेडिटर का मीनिंग नहीं लेते हैं. तो ये हैं दो साइड्स अकाउंट्स की. आगे हम बात करेंगे कैपिटल की. यही एग्जाम्पल में आपने देखा है कि राम इन्वेस्टेड ₹20,000. तो जो 20,000 उसने इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में एज द ओनर, दैट मनी, दैट कैश ऑफ ₹20,000 इज कॉल्ड एज कैपिटल. तो ये कैश की फॉर्म में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस में, या आप अपना कोई काइंड भी लेकर आ सकते हो. जैसे कोई आप अपनी जगह है, बिल्डिंग है, उसी को बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, तो इट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल. तो कैपिटल दैट मनी विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फॉर्म, किसी भी, चाहे काइंड में हो चाहे वो नगदी हो. आगे हम देखेंगे ड्राइंग्स. जो भी पैसा ओनर ने बिजनेस में से अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ड्रॉ किया है उसे हम कहते हैं ड्राइंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर राम अपनी वाइफ के लिए कार के लिए कुछ पैसा बिजनेस में से विड्रॉ करता है देन दैट विल बी कॉल्ड एज ड्राइंग. तो हमेशा याद रखिए, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ इज ऑलवेज कॉल्ड एज ड्राइंग. ओनर इज दैट पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल यू हैव सीन राम, ही इज द ओनर because he has invested money and he expects return on that investment and he is responsible for the financial health of the company or business. और इस एग्जाम्पल में राम जो है वो ओनर है. आगे हम देखेंगे एसेट्स. सबसे पहले एसेट्स के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स कहते किसको हैं, और ये तीन भागों में बांटते हैं हम. कन्वर्टेबिलिटी, फिजिकल एग्जिस्टेंस की बेसिस में एंड यूजेस की बेसिस में. तो हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि व्हाट इज एसेट्स. एसेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज विच इज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन. एसेट्स वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारी रिसोर्सेज
किसी भी एंटरप्राइज की, किसी भी बिजनेस की, जो कि बिजनेस के ऑपरेशन के लिए यूज़ होती हैं। एसेट्स को हम सबसे पहले करंट एसेट्स में बांटते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हमने शॉर्ट पीरियड के लिए अपने पास रखा है और जो कैश में एक ही साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स आर अवर कस्टमर्स बिकॉज दे हैव मनी ऑफ फ्रॉम द बिजनेस, और बिजनेस जो है उसने पैसा लेना है डेटर्स से। इसी प्रकार से स्टॉक और इन्वेंट्री या गुड्स जो आपके गोडाउन में या शोरूम में या शॉप में पड़ी हैं, ये गुड्स आपकी बिकनी हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये बिक जाएं ताकि आप जो है उसमें से पैसा अर्न कर सको बिजनेस को चलाने के लिए। तो करंट एसेट्स, दोज एसेट्स विच आर यूज फॉर शॉर्ट टाइम एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। नाउ नॉन करंट एसेट्स जो हैं बिजनेस में लंबे समय तक रिसाइड करते हैं और यूज़ होते हैं नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में। फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये परमानेंट एसेट्स हैं। ये बहुत समय तक आप इसमें से बेनिफिट यूज़ करने वाले हो, अराइव करने वाले हो। अगेन एंड अगेन यू कांट परचेज बिल्डिंग, अगेन एंड अगेन यू कांट रीसेट बिल्डिंग। आगे देखेंगे हम टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इसमें एग्जाम्पल है फर्नीचर और मशीनरी का, दोनों को हम छू सकते हैं, दोनों को हम देख सकते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। अब आगे देखेंगे हम इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, किसी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, उसका बहुत अच्छा गुडविल है, तो नेचुरली वो कंपनी की अपनी ब्रांड है और उस ब्रांड को हम फील कर सकते हैं। इसी प्रकार से पेटेंट्स है, इसी प्रकार से कॉपीराइट्स हैं, इसी प्रकार से ट्रेडमार्क हैं। दीज आर इनटेंजिबल एसेट्स। एज पर यूजेस आपके सामने हैं ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स वो एसेट्स हैं जिन्हें हमें डेली ऑपरेशन ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ करना पड़ता है और जिसकी हमें नीड पड़ती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कि बिजनेस की कोर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होते हैं और जिसमें से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो। फॉर एग्जांपल कैश, फॉर एग्जांपल स्टॉक को आप बेचोगे, आपके पास पैसे आएंगे, तो स्टॉक क्या है आपका? ऑपरेटिंग एसेट्स। इसी प्रकार से बिल्डिंग को भी आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, इक्विपमेंट है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट है, गुडविल है, these all are the operating assets. Why? Because you are going to generate revenue out of this, number 1, और इसे आप डेली रूटीन में बिजनेस को चलाने के लिए यूज़ कर रहे हो। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स वो हैं जो आप डेली बिजनेस में यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, आपकी कोई जगह खाली पड़ी हुई है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हो लेकिन आगे आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ रेंट में दे सकते हो, और इंटरेस्ट है जो कि आप फिक्स डिपॉजिट में से ले रहे हो। तो एसेट्स के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। करंट एसेट्स का आपका एक एग्जाम्पल है कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल, फिर इन्वेंट्रीज हैं। और लॉन्ग टर्म एसेट्स के एग्जाम्पल हैं लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स, कॉपीराइट एक्सेट्रा। इसके बाद हम देखेंगे लाइबिलिटीज़ हमारी ऑब्लिगेशन, हमारी जिम्मेवारियाँ हैं। जैसे एसेट्स हमारे रिसोर्सेज थे, हमारी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, उसी प्रकार से लाइबिलिटीज़ जो हमने लोगों को देने हैं पैसे, जो ऑब्लिगेशन है आपकी, जो जिम्मेदारियाँ आपकी, जो कर्जा है आपके ऊपर। तो बिजनेस जो है, बिजनेस में ये लाइबिलिटीज़ को आपने आज नहीं तो कल नहीं तो फ्यूचर में ज़रूर रीपे करना है। लाइबिलिटीज़ को आप बांट सकते हो 2 भागों में। करंट लाइबिलिटीज़ वो ऑब्लिगेशन है जिन्हें आपने 1 साल के अंदर अंदर पैसा वापस देना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स हैं आपके, बिल्स पेबल हैं आपके। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में वो लाइबिलिटीज़ हैं जिनको आप आराम से पे कर सकते हो आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर।
फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक लोन लिया है और उसकी जो रीपेड पीरियड है वो 2 साल है, 3 साल है, 3 सालों में आपकी EMI आ रही है तो कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार से डिबेंचर्स हैं, आपने डिबेंचर्स लिए हुए हैं और डिबेंचर्स आपने इशू किए हुए हैं और समझ लीजिए वो भी एक प्रकार का डेप्ट है आपके ऊपर, तो वो भी आप 2-4 सालों में रिडीम कर सकते हैं। तो दीज आर नॉन करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज़ में आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म डेप्ट हैं आपके, करंट लाइबिलिटी में अकाउंट पेएबल आ सकते हैं आपके, अनडेफर्ड इनकम आ सकती है आपकी, क्योंकि जो अभी अर्न ही नहीं की है इनकम लेकिन आपने वो एडवांस में ले ली है, यहाँ कोई शॉर्ट टर्म लोन आपने लिए हैं, ये सारा आपका करंट लाइबिलिटी में आएगा। आगे हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी और एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ डुअल कंसेप्ट, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, उसकी बेसिस में बनाई गई है अकाउंटिंग इक्वेशन की। कोई भी ट्रांजैक्शन आपने करना है तो ये आपका आ जाके जो इक्वेशन है फिर से एक जैसी हो जानी है। फॉर एग्जांपल अगर एसेट्स 10,000 हैं तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल मिलाकर भी 10,000 ही होंगे। तो ये फंडा है आपका डुअल कंसेप्ट का। इसके बाद हम देखेंगे रिसिप्ट। रिसिप्ट्स में है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जो नॉर्मल ऑपरेशन और बिजनेस में आप रिसीव कर रहे हैं। ऐसा जो भी आप गुड्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उससे जो पैसा आपको मिल रहा है उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि वो बिजनेस में से आपको मिल रहा है, आपके ट्रेडिंग में से मिल रहा है। कैपिटल रिसिप्ट अदर देन ट्रेडिंग, अदर देन बिजनेस ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फिक्स एसेट बेचा है और उससे आपको कोई रिसिप्ट मिली है तो उसे हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट। इसी प्रकार से है एक्सपेंसेस। जो भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो बिजनेस में से अर्निंग के लिए, रेवेन्यू के लिए, उसे हम कहेंगे एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस चलाने के लिए रेंट पे करना पड़ता है, वेजेस पे करनी पड़ेगी अगर आपने मजदूर रखे हैं, सैलरीज देनी पड़ेगी अगर आपके पास ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं दीज आर ऑल कॉस्ट। इसी प्रकार से एक्सपेंडिचर, जब आपने स्पेंड करना है मनी, किसी भी लाइबिलिटी को इनकर्ड किया है और उसको आपने रीपे करना है, या किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए आपने कोई लाइबिलिटी इनकर्ड की है तो उसके ऊपर कोई पैसा स्पेंड कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे एक्सपेंडिचर। वो गुड्स के लिए भी हो सकता है या सर्विसेज के लिए भी हो सकता है। तो एक्सपेंडिचर को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ऐसा अमाउंट है जिसको आपने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में यूज़ किया है, तो इसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपने इसमें से बेनिफिट अराइव किए हैं। फॉर एग्जांपल रेंट है, इंटरेस्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें से आपने बेनिफिट मोर देन 1 ईयर लिए हैं, आप लंबे समय तक उसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, तो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसमें से आप जो भी बेनिफिट्स हैं वो लंबे समय तक लेने जा रहे हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो रेवेन्यू में है नेचर में, लेकिन जिसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी एडवर्टीज़मेंट कंपनी को एडवर्टीज़मेंट के लिए एडवांस में पैसे दे दिए हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल तक वो आपकी मार्केटिंग करती रहेगी। ये एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे हम देखेंगे प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस आपके हुए हैं सारे खर्चों को आप रेवेन्यू में से माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो आपका लाभ है, वो आपका प्रॉफिट है। तो जो भी मनी अर्न कर रहे हैं आप किसी भी बिजनेस में सेल करने के साथ, या प्रोडक्ट को आपने सेल किया या सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसे हम सारे एक्सपेंसेस उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो जो आ जाएगा, जैसे एक्सपेंसेस हैं आपके ओवरहेड हैं, टैक्सेस हैं, कोई इंटरेस्ट आपने देनी है, वो सारे एक्सपेंसेस को आपने टोटल रेवेन्यू में से माइनस करना है, तो आपका जो लेफ्ट ओवर अमाउंट होगा वो होगा प्रॉफिट। इनकम जो है इसकी भी बहुत वाइडर टर्म है, इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, पर इसमें कई प्रकार के एक्सपेंसेस अभी माइनस नहीं हुए होते। तो जो भी मनी आपने अर्न किया है बाय ट्रेडिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे हम कहेंगे रेवेन्यू। तो ये स्लाइड्स आपको बता रही है कि किस प्रकार से आपका सरप्लस अमाउंट हो
जैसे आपके अगर रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो आपका जो अमाउंट आएगा वो येलो आपको कलर से शो किया गया है, नेट इनकम सरप्लस होगा। और अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो उसे हम कहेंगे डेफिसिट। जो आपका डेफिसिट है उसको शो करेंगे हम डेबिट बैलेंस, और जो आपका येलो पोर्शन है दैट विल बी क्रेडिट बैलेंस। अब रह गया आपके गेन। कोई भी इवेंट में से अगर आपको नॉन रिकरिंग प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स अदर देन बिजनेस ऑपरेशन से कोई प्रॉफिट हो रहा है, इंसिडेंटल है, अचानक हो गया, जैसे आपने कोई एसेट बेचा है और आपका जो है वो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई थी, तो समझ लीजिए अगर आपने सेल किया वो ऐसा फिक्स एसेट और आपको कोई गेन हुआ है, या आपके शेयर्स थे और शेयर्स की वैल्यू बढ़ने के बाद आपने शेयर्स बेच दिए मार्केट में, तो उसके कारण जो आपकी कॉस्ट थी और जो अभी आपने सेल किया है उन दोनों के डिफरेंस को हम कहेंगे गेन। इसी प्रकार से एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका एक्सपेंसेस में से रेवेन्यू को माइनस करके, दैट विल बी कॉल्ड एज लॉस। गुड्स, द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील इन, वैसे आइटम्स जो आप रीसेल के लिए परचेज कर रहे हैं, ना कि आपने बिजनेस में यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल इधर बताती हूँ मैं आपको, जैसे फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर को आप सेल कर रहे हो तो फर्नीचर गुड्स है। लेकिन अगर कपड़े की दुकान में आप फर्नीचर यूज़ कर रहे हो वहाँ पर कपड़ा गुड्स है, लेकिन जो फर्नीचर आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पर कपड़ा रखने के लिए, दैट इज़ योर एसेट्स। तो ये फ़र्क है गुड्स और एसेट्स में। तो मुझे लगता है आपको गुड्स समझ में आ गया। गुड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वी आर गोइंग टू यूज़ अगेन एंड अगेन, क्योंकि गुड्स को ही सेल करके, बेच कर, खरीद कर आपने प्रॉफिट कमाना है और बिजनेस चलाना है। परचेसेस, परचेसेस का मतलब तो यही है कि हम गुड्स को प्रोक्यूर कर रहे हैं या ऑब्टेन कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं ताकि हम आगे रीसेल कर सकें। तो और कई आपके ट्रेडिंग कंसर्न है, कई आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। जो ट्रेडिंग कंसर्न है वो सिर्फ आपके गुड्स खरीदती हैं और बेचती हैं, जबकि मैन्युफैक्चर कंसर्न में रॉ मटेरियल खरीदा जाता है। और जो परचेसेस है वो दो प्रकार की हो सकती है, कैश परचेसेस और क्रेडिट परचेसेस। कैश वही है जो अभी आपने पेमेंट कर दी, क्रेडिट वो है जो आपने ठहर के पेमेंट की 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद। तो इसे हम जो भी एग्रीड टर्म्स होंगी तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट परचेज। आगे हम देखेंगे परचेज रिटर्न। अगर आपको कोई गुड्स पसंद नहीं आई है और आपने वो गुड्स वापस कर दिए सप्लायर को तो इसे हम कहेंगे परचेज रिटर्न। तो ऐसे ही है सेल्स। सेल्स में ऐसा है कि आपने गुड्स सोल्ड किए हैं कस्टमर को, आपने पहले समझ लीजिए होलसेलर से गुड्स खरीदी, बाद में आपने कस्टमर को गुड्स बेची हैं थोड़ा सा इन्फ्लेट करके प्राइस को, ताकि आप रेवेन्यू अर्न कर सकें। तो अगर जो सेल किए हैं आपने कस्टमर को गुड्स, उसे हम सेल्स कहेंगे, और इसमें कैश सेल्स भी हो सकती है और क्रेडिट सेल्स भी हो सकती है। अगर आपके कस्टमर को आपके गुड्स पसंद नहीं आई और उसने वो गुड्स आपको वापस कर दी तो उसे हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। तो जब आपको आपके कस्टमर को गुड्स नहीं पसंद आई और कस्टमर ने वापस कर दी गुड्स आपको, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न। डेटर्स, डेटर वो पर्सन्स हैं, वो कस्टमर्स हैं जिसको आप बिजनेस में से गुड्स सोल्ड कर रहे हो और जिनको आप क्रेडिट में भी सोल्ड कर सकते हो, क्रेडिट में ही सोल्ड कर रहे हो, सॉरी आपने क्रेडिट में ही सोल्ड करना है डेटर्स को, ठीक है, तभी आपके वो डेटर्स कहलाएंगे। और डेटर्स को आप दो भागों में बांट सकते हो, ट्रेड डेटर्स एंड नॉन ट्रेड डेटर्स। डेटर्स ट्रेड वो हैं जो बिजनेस के साथ कंसर्न करते हैं, और नॉन ट्रेड डेटर वो हैं जो बिजनेस के साथ कंसर्न नहीं करते हैं, अदर देन दोज एक्टिविटी से आपको कंसर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया हुआ है तो वो आपका कस्टमर है, डेटर है, बट कौन सा डेटर है, नॉन ट्रेड डेटर है, क्योंकि आपने उसे गुड्स नहीं सोल्ड की, आपने एडवांस दिया एम्प्लॉय को कि ठीक है आप 2 महीने का एडवांस पहले ले लो आप। यहाँ कोई लोन एंड एडवांसेस हैं जो प्राइवेट पार्टीज को आपने दिए हुए हैं। आगे देखेंगे हम, जैसे डेटर्स देखा वैसे ही क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स में ऐसा है कि अगर बिजनेस बाय करता है गुड्स और सर्विसेज बाय करता है क्रेडिट में, देन अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड टू द पर्सन, देन दोज आर कॉल्ड एज क्रेडिटर्स। ऐसे बंदे जिनसे आपने सामान खरीदा है उन व्यक्तियों को हम कहेंगे क्रेडिटर, दे आर द सप्लायर्स।
वो सप्लायर्स हैं आपके। फॉर एग्जांपल राम शाम से गुड्स खरीदता है आगे बेचने के लिए, तो जो शाम है वो उसका क्रेडिटर है, और क्रेडिटर के लिए डेटर कौन है यहाँ पर? राम। क्रेडिटर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड नॉन ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स वो हैं जो बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं, नॉन ट्रेड क्रेडिटर वो हैं जो बिजनेस के साथ रिलेट नहीं करते हैं लेकिन बिजनेस ओस करता है मनी, कुछ एक्टिविटी। जैसे आपने बैंक से कुछ लोन लिया है तो बैंक क्या है? आपका क्रेडिटर है जिसे आपने पैसा देना है, अदर देन बिजनेस डीलिंग्स। जो आपकी जो ड्यू कोर्स था, जो आपका ट्रेडिंग था, उससे वो कंसर्न नहीं करता है। बिल्स रिसीवेबल भी एक अकाउंटिंग टर्म है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और एक ही मेथड है पेमेंट का, पेमेंट लेने का कस्टमर से। क्रेडिट सेल में ये यूज़ किया जाता है, इसमें बैंक का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। बिल्स पेएबल अपोजिट है कि हमने सप्लायर को देना है बिल पेमेंट, कोई भी पेमेंट आपने करनी है, क्रेडिट में आपने परचेस की थी तो बिल्स पेएबल की सहायता से आप उसको पेमेंट कर सकते हो। डिस्काउंट, डिस्काउंट एक ऐसा रिबेट है, छूट है जो कि सेलर बायर को देता है। इसे भी दो भागों में बांटा जा सकता है। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जिसमें ये कंपनी की तरफ से या सप्लायर की तरफ से कोशिश होती है कि बायर जो है एट ए टाइम बहुत ज़्यादा गुड्स खरीद ले, और ये ऑफ़र किया जाता है, एक एग्रीड परसेंटेज होती है या कुछ परसेंटेज कह सकते हैं हम, होती है लिस्ट प्राइस की, और वो दी जाती है जब आप गुड्स सेल करते हो कस्टमर। ये डिस्काउंट जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जब हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करते हैं इनवॉइस या कैश मेमो में से, लेकिन इसे अकाउंटिंग एंट्रीज में या अकाउंटिंग बुक्स में एंटर नहीं करते हैं। इसके अपोजिट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है डेटर्स को ताकि वो कैश पेमेंट प्रॉम्प्टली दे दें, क्विकली दे दें, जल्दी दे दें, और ये डिस्काउंट जो है रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग एंट्रीज में। इनकी एंट्री पास की जाती है अकाउंटिंग बुक्स में। तो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट में आपने देखा ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है परचेज डिस्काउंट में भी दिया जाता है और सेल डिस्काउंट के सेल में भी दिया जाता है। स्टॉक, गुड्स जो आपके पास अवेलेबल हैं आपके गोडाउन में, आपके शॉप में, आपके शोरूम में, उन सबको हम कहेंगे, जो इन्वेंट्री अवेलेबल है उन सबको हम स्टॉक कहेंगे या इन्वेंट्री करेंगे एक पर्टिकुलर डेट में। कॉस्ट, वो सारे एक्सपेंडिचर जो हम गुड्स को एक्वायर करने में, मैन्युफैक्चर करने में, प्रोसेस करने में, ताकि हम उसे सेल करके मुनाफा कमा सकें, उन सभी एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कॉस्ट। आगे हम देखेंगे वॉचर, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, प्रूव हैं कि हमने ये ट्रांजैक्शन किया है, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट आपके वॉचर चेक करेगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स, या गवर्नमेंट को भी आपको अपनी बैलेंस शीट वगैरह दिखानी है तो साथ में एज ए प्रूफ आपके वॉचर होने चाहिए। तो अगर हम बाय करते हैं गुड्स फॉर कैश तो हमें कैश मेमो मिलता है, अगर हम क्रेडिट में बाय करते हैं गुड्स तो हमें इनवॉइस मिलता है और या रिसिप्ट मिलती है। तो ये लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे अब यहाँ पर सप्लायर है, सप्लायर ने आगे, होलसेलर सप्लायर ने आगे XYZ को, कंपनी को गुड्स दी हैं और वो गुड्स आगे बेची गई हैं कस्टमर को, तो कस्टमर को सोल्ड की गई हैं XYZ कंपनी के द्वारा से। तो सप्लायर XYZ कंपनी का क्या हुआ? क्रेडिटर, ठीक है जी। और इसी प्रकार से कस्टमर क्या है आपका? XYZ कंपनी का डेटर्स। तो ये दो भागों में भी हो सकता है, XYZ कंपनी का नॉन ट्रेड डेटर्स एंड ट्रेड डेटर्स, और यहाँ पर नॉन ट्रेड क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं और ट्रेड क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। तो आई होप that you have liked this video and I am 100% sure that you are going to pass me your suggestions and you are going to subscribe my YouTube channel, as well as you are going to comment and share to your friends so that it can be helpful for them. Thank you very much.